नमस्कार। संगीत संगति में मैं कृतिका श्रीवास्तव आप सभी संगीत प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। पिछले सेगमेंट में हमने जानी राग यमन की कुछ बारीकियां। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और राग यमन पर करते हैं कुछ और भी सवाल जवाब। लेकिन राग की चर्चा करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे एक्सपर्ट का, जो हमें रागों की विशेषताओं को समझाएंगी। सोनल जी, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। पिछले एपिसोड में हमने बात की राग यमन पर, जिसमें हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि ये राग शुरुआती राग है। इसकी प्रकृति गंभीर होती है और विशेष रूप से राग यमन को शाम के समय ही गाया जाता है। लेकिन राग यमन पर कुछ और भी खास बातों को जानते हैं सोनल जी से। सोनल जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इस राग का स्वर विस्तार कैसा होता है। हर राग का अपना एक परिचय होता है जिसे हम स्वर विस्तार कहते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमें स्वर विस्तार को बताएं। कृतिका, यमन राग का स्वर विस्तार बहुत गंभीर और धैर्यवान होता है, मैंने पहले भी बताया था जी। और इसका स्वर विस्तार तीनों सप्तकों में किया जाता है जी। तीनों सप्तकों में उनका नाम होता है मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। जी। तो मंद्र सप्तक में जब हम रियाज करते हैं यमन का और सा से लेके खर्ज में जाते हैं, जैसे खर्ज का पा है, उसका तीव्र मध्यम है, धैवट है, और जैसे मध्य सप्तक पे गए उसका भी जैसे तीव्र मध्यम है जी। पंचम है और सडज है। जी। तो देखा जाए तो सडज और पंचम अचल सुर कहलाते हैं, हम सब ये जानते हैं। जी। और इसमें अचल पा और सा है और इसका जो मध्यम है वो तीव्र है। जी। तो इसका चलन इसी प्रकार होता है कि इस राग को हम तीनों सप्तकों में गाते हैं। कई राग ऐसे होते हैं जो अलग अलग सप्तकों में गाए जाते हैं, कभी वो तार सप्तक में ज्यादा गाए जाते हैं, कभी वो मध्य में ज्यादा गाए जाते हैं और कभी वो मंद्र में ज्यादा गाए जाते हैं। लेकिन इसकी विशेषता और इसकी पहचान, ये जब कर्ण प्रिय लगता है तो तीनों सप्तकों में इसको चलन मानते हैं, इसका चलन मानते हैं और तीनों सप्तकों में इसको गाया जाता है। जी। सोनल जी, जैसा कि आपने बताया कि इसमें सा और पा अचल स्वर होते हैं, तो ये अचल स्वर क्या होते हैं? अचल स्वर यानी ठहराव, यानी वो कभी अपने अस्तित्व से हट नहीं सकते हैं। जी। जैसे बाकी कोमल सुर होते हैं रे गा धा नी, जी। और तीव्र होता है सिर्फ एक, वो है मध्यम। जी। और इसमें जो मध्यम लग रहा है वो हमारे पंचम, जो अचल पंचम स्वर होता है उससे बिल्कुल लगा हुआ रहता है। जी। तो पा और सा ये हमारे अचल स्वर कहलाते हैं। मैं आपको बता भी देती हूँ उसको। और अचल स्वर में ज्यादातर लोग रियाज भी बहुत करते हैं, जैसे मध्य सप्तक के पा से खर्ज में सा तक और खर्ज के सा से फिर और जब गहराई में जाते हैं तो पा तक। जी। जैसे बताती हूँ मैं आपको। सा रे ग मा पा रे ग पा नि धा पा रे ग सा नि धा पा पा सा नि धा पा सा पा सा पा। इस प्रकार से इसको हम गाने और बजाने में ज्यादातर लेते हैं। जी। और सोनल जी, आपने इससे पहले हमें ये भी बताया था कि इसमें 3 सप्तक होते हैं। हाँ। तो इन सप्तकों के बारे में मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दीजिए। सप्तक के बारे में, जैसे जो लोग हारमोनियम बजाते हैं, जी। कोई भी वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो उसमें सप्तक होती है। और हम जब गाते हैं वोकल, जब हम गायन की प्रैक्टिस करते हैं जी। तो 3 सप्तक हमारे पास रहती है। जैसे गाने में देखा जाए तो तीनों सप्तकों का प्रयोग होता है। अभी हम बात यमन की ही कर रहे थे। जी। तो यमन में क्या है कि तीनों सप्तकों का बहुत ज्यादा गायन होता है। इसमें तीनों सप्तकों में जी। बहुत गाया जाता है।
तो जैसे देखा जाए तो कोई इमारत जब कोई खड़ी करता है तो उतनी ही गहराई में वो गड्ढा खोदता है और उतना ही ऊपर वो इमारत बनाता है, मतलब एक मजबूती के लिए उसको वो सब करना पड़ता है। इसी प्रकार से जब हम गायन में देखा जाए तो हम खर्ज का जब हम बहुत ज़्यादा रियाज करते हैं जी। और जब हम खर्ज का रियाज कर लेते हैं तो मध्यम पे आते हैं, मध्यम से हम तार सप्तक पे जाते हैं। जी। तो खर्ज सप्तक की जो रहती है पहली काली, पहली काली से लेके मध्य के सा तक जी। और मध्य के सा से तार सप्तक के सा तक जाते हैं। जी। हर प्रत्येक स्वर को ठहराव दे दे के हम आलाप लेते हैं, इसमें अलंकार लेते हैं जी। इसमें ठहराव के साथ साथ हम इसमें कोई भी बंदिश को तालबद्ध करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। तो तीनों सप्तकों का प्रयोग करते हैं। जी। तो देखा जाए तो ज्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन फिर भी बताना चाहूंगी कि प्रत्येक वाद्य यंत्र में 3 सप्तक होते हैं और हर एक गाने वाले के पास 3 सप्तक का पूरा ज्ञान होता है, जिससे वो राग को मजबूत करता है। जी। सोनल जी ने अभी हमें बताया कि खर्ज का रियाज किस तरह किया जाता है। सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, पर उससे पहले सुनते हैं राग यमन पर आधारित तराना, जिसे सुंदर स्वरों में बांधा है दुर्ग से शाश्वत पांडे ने। तानों दिर दिर तदिया नरे तदारे तदानी अततननों तानों दिर दिर तदिया नरे तदारे तदानी अततननों तननी तारे तारे दानी तदारे तदारे दे दिले तिलाना दे दिल तारे दानी तो तन दी तना तदारे तद्रे दानी तानों दिर दिर तदिया नरे तदारे तदानी अततननों तानू दे तदिया नरे तदारे तदनिया तदननु ता दे देले देलाना दे देले देलान दे देले देलान दे देले देलान तदिया नरे दीन तनन तो दन दीदी नागरान तुम किट तक तकड़ान तुम किट तक तकड़ान घिड़ नग तिरकिट तक धाता तदिया नरे तदारे तदानिया तदननु तानु दिर दिर तदिया नरे तदारे तदानिया तदननु तानु दिर तानु 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 देवे ददनी रे गमदनी दमा प गरे गमदनी दनी रे नि दम गरे सादानु दिर दिर तरी निरे गमद निरे सानी दमद पम गरे तानु दिल दिल तदिया नरे तदारे तदानिया तननु तानु निद मद पम गरे गम पम गरे करे धनि दा तानु निदनि निदनि धनि निदनि निद पम मद पम गरे दा मद पम गरे दा मद पम गरे दा तानु दिल दिल तनि तानु 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 दिर दिर तदिया नरे तदारे तदानी ता तानु तानु दिर दिर तानु दिर तानु। शाश्वत जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इस तराने को गाया है। सोनल जी,
जिन लोगों को शास्त्रीय संगीत की जानकारी है वो लोग तो समझते हैं कि तराना होता क्या है, लेकिन हमारे कई दर्शक ऐसे हैं जो ये चीज़ जानते नहीं है कि तराना होता क्या है। तो आप सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को तराने के बारे में बताइए। कृतिका, तराना जो है वो एक मसीद खानी रजा खानी गत इसको बोलते हैं। जी जब पहले के ज़माने में इसको गाया जाता था तो इसके शब्द को अलग प्रकार से बोला जाता था। जी कई लोग इसको मसीद खानी गत इसीलिए बोलते हैं। जी हमारी किताबों में श्री भातखंडे साहब की जो किताब अभी आई है, क्रमित पुस्तिका मालिका, जी उसमें उसका चौथा भाग आया है। उसमें बताया भी गया है जी कि कोई भी राग की बंदिश और बंदिश के बाद अगर तराना गाया जाए तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। जी सासद जी ने भी बहुत अच्छा गाया है, जी लेकिन बस मैं थोड़ा इतना बोलना चाहूंगी सासद जी से कि उन्होंने जब लयकारी करी है तो जब वो आकार में जब वो ले रहे थे, ताने ले रहे थे और वो जो तबले के बोल भी ले रहे थे और वो जब उसके शब्द को बोल रहे थे तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि वो मतलब तान भी अलग अलग प्रकार की होती है, तो जो वो तान ले रहे थे वो एक सपाट तान की तरह ले रहे थे। जी मैं उसको थोड़ा गा के उनको बताना चाहूंगी। जी, बिल्कुल। इसको वो इस प्रकार से भी गा सकते हैं। तो वो जब शासक जी ने बोला लेकिन वो इसको तो इसमें थोड़ा सा अगर वो थोड़ी सी मुर्की भी लगा दे तो हमारे शासक जी से मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि जब आप तराना गाएं और उसमें जब पखावज के बोल या तबले के बोल डालें तो थोड़ा सा उसमें लयकारी और अच्छी होनी चाहिए। जी बस बाकी शाश्वत जी ने बहुत अच्छा गाया, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। जी, शाश्वत जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से गाया और इनके तराने को सुनकर मेरे जहन में एक गजल आई है। जी बिल्कुल अगर आप सुनाइए। कहें तो मैं अरे बिल्कुल सुनाइए आप। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए बहुत खूब, बहुत खूब, रंजिशी सही। बहुत खूब कृतिका है। मेहंदी हसन साहब की ये गजल है जी और बहुत ही अच्छा आपने सुनाया है। जी, ये मेहंदी हसन साहब की गजल है, यमन पर ही आधारित है जी और जी इसे जी अनुराधा पोडवाल जी ने भी गाया है। जी जी हाँ हाँ हाँ। आइए बात करते हैं फिल्म जगत की। फिल्म जगत के कुछ ऐसे सितारे हैं जो रागों में भी बहुत दिलचस्पी रखते हैं। उन्हीं में से एक मशहूर अदाकारा है मधुबाला। मधुबाला को राग यमन बेहद पसंद था और उन्हें ये राग इतना ज़्यादा पसंद था कि वो खुद को मिस यमन कहलाना पसंद करती थीं। राग यमन से उनकी इस मोहब्बत की वजह यही थी कि 1960 में आई एक फिल्म बरसात की एक रात बहुत ही सुपरहिट हुई थी। इस फिल्म के सुपरहिट होने का कारण था कि इसके म्यूजिक डायरेक्टर रोशन ने फिल्म के टाइटल सॉन्ग जिंदगी भर नहीं भूलेगी को राग यमन पर ही कंपोज किया था। राग यमन की यही खूबी है कि इसकी सभी कंपोजिशंस लाइट म्यूजिक में बेहद पसंद की जाती हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं दर्शकों के द्वारा भेजे हुए
रागों के बारे में जानेंगे और भी कुछ खास बातें, पर उससे पहले समय है एक छोटे से ब्रेक का। क्या शासन की योजनाओं का प्रदेश वासियों को मिल रहा लाभ? बेरोजगारी दूर करने सरकार की रणनीति क्या? हितग्राहियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्या रहे प्रयास? प्रदेश के माथे पर कुपोषण का कलंक कब तक? देखिए IND फेस टू फेस में संतराम नेताम, कांग्रेस विधायक से खास बातचीत स्टेट हेड एंड स्टेट एडिटर मोहित साहू के साथ आज रात 8:30 बजे सिर्फ IND 24 पर। Welcome to the InStyle with Salon. Get all the facilities at your home. InStyleWay.com, a family salon. आपका पसंदीदा चैनल IND 24 अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। हम पूछेंगे आपका हर सवाल। कांकेर एक बड़ा क्षेत्र है, किस तरह की चुनौती उस क्षेत्र में आप देखती हैं? पुलिस जो विभाग है सबसे ज्यादा प्रभावित हो है। जानेंगे सरकार का एजेंडा। 20 करोड़ रुपए खर्च करी इस विदेश में भी जाकर, ये मुल्क के बड़े बड़े बात कुछ नहीं हुई। आप मन के सरकार क्या सोचते हैं? छत्तीसगढ़ पर फतह अब आगे की चुनौती। अलग अलग खेमे में बटे हैं, ऐसा बताया जाता है कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते थे, वो आज कांग्रेस में नहीं है। क्या लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस अपना वर्चस्व कायम रख पाएगी? निश्चित रूप से कांग्रेस अपना वर्चस्व कायम रख पाएगी। पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप। राफेल डील का जो मामला था वो 36 जो खरीदना था राफेल, तय रुपए जो सौदे थे उससे कहीं ज्यादा खरीदा गया। 15 साल आपकी सरकार रही, तमाम सिंचाई की योजना की बात करते, किसानों की बात, आप एक दिन में नहीं बढ़ा सकते। ऐसा लगता है कि जनता ने मन बना लिया है और फैसला कर लिया है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार है। नक्सलियों के नाम से खासकर पूरा छत्तीसगढ़ माना जाता है और लोग यहाँ पे आना नहीं चाहते हैं। मोदी जी की सरकार आने के बाद इस समस्या के समाधान की कोशिश हो रही है। होगी सबकी बात सच के साथ। देखिए IND फेस टू फेस मोहित साहू के साथ हर शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ IND 24 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है संगीत संगति में। आइए हम और भी कुछ सवाल जवाब करते हैं सोनल जी से। सोनल जी, हमारे कुछ दर्शक ऐसे हैं जो संगीत में बहुत रुचि रखने और सीखना चाहते हैं, तो अगर उन्हें शास्त्रीय संगीत की शुरुआत करनी है तो वो किस तरह शुरुआत करें? कृतिका, शास्त्रीय संगीत की शुरुआत बहुत, पहली बात तो बहुत धैर्य की जरूरत है इसमें जी। कई लोग सोचते हैं कि संगीत सीखना मतलब गाने गाना जी। लेकिन क्लासिकल म्यूजिक ऐसा है कि उसको बहुत धैर्य तरीके से सीखा जाता है। जैसे कहा जाए कि 1 दिन 2 दिन, लोग बोलते हैं कि क्या 10 दिन में गाना सीख लेंगे, क्या हम 1 महीने में ये गाना सीख लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और अगर नहीं सीख पाते हैं तो वो बोलते हैं आपने सिखाया नहीं, क्योंकि उनका स्वर का ज्ञान तो है नहीं ना। तो शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए पहले तो अपने मन को पक्का बनाना चाहिए कि नहीं, मुझको शास्त्रीय संगीत सीखना है और जितना भी टाइम लग जाए मैं सीखूंगा या सीखूंगी जी। तो अभी जो यमन की हम सब चर्चा कर रहे हैं, मेरा भी वही कहना था कि यमन राग ऐसा है कि शुरुआत करने के लिए ये बहुत ही अच्छा राग है। संपूर्ण जाति का राग है, 7 स्वर लगते हैं इसमें, 3 सप्तकों में इसको गाते हैं। तो क्यों ना इसकी शुरुआत यमन से ही की जाए। प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक विद्यार्थी यमन राग से ही शुरू करे और हर एक राग, हर एक स्वर का बहुत अच्छे से अभ्यास करे। एक एक सुर का बहुत अच्छे से अपने गले में वो उतारे, हर एक स्वर को जी। और इससे वो सीखेगा, आगे बढ़ेगा और उन्नति पाएगा जी। तो अभी हमने जानी गायन की बारीकियों को, अब हम बात करते हैं वादन की।
अगर बात हो बांसुरी की तो सबसे पहले जहन में आते हैं मुरली मनोहर, जिनकी बांसुरी की धुन पर बसंत झूम उठता था, भंवरे गुंजन करते थे और मंत्रमुग्ध हो जाती थी गोपियां। आइए सुनते हैं ऐसी ही प्रस्तुति बांसुरी वादन की, जिन्हें भेजा है बागली के अनिरुद्ध शर्मा ने। जिस तरह गाड़ी के दो पहिए होते हैं, उसी तरह गायन और वादन भी होता है। और इन सब की बारीकियों को और सुरों को पक्का करने के लिए सोनल जी ने हमें दिए हैं काफ़ी सारे टिप्स। उन्हें आप फॉलो कीजिए और अपने सुरों को मजबूत कीजिए। सोनल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कृतिका। आप ऐसे ही संगीतमय वीडियोस हमें भेजते रहिए। चयनित वीडियोस को मिलेगा IND24 का मंच। तो आइए, आज हमने जानी राग यमन के बारे में काफ़ी सारी बारीकियां। उम्मीद है इस राग के बारे में आपको कई दिलचस्प जानकारियां मिली होंगी। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए राग के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।